आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मनोविज्ञान विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और अपनी तैयारी है कैसी चल रही है इसका मूल्यांकन स्वयं से कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं साथियों आज के हमारे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मानव विकास की किस अवधि को समस्या की आयु के रूप में माना जाता है? समस्या आयु, प्रॉब्लम एज किसे मानते हैं? ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वयस्कावस्था। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, जो प्रॉब्लम एज है वो हम किशोरावस्था को मानते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति के सामने समस्या ही समस्या आती रहती है, कई प्रकार की समस्याएं होती है और अपने जो पूर्वज हैं, अपने माता पिता हैं, अपनी माता पिता के साथ विचारों का मेल नहीं खा पाता है और इस कारण में समायोजन का अभाव पाया जाता है। अर्थात इसमें कई प्रकार की समस्याओं से किशोर घिरा हुआ रहता है। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है प्रॉब्लम एज किसको माना जाता है? किशोरावस्था को माना जाता है। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा अपनी माँ को एक विशिष्ट काम के बारे में भेदभावपूर्ण राय देते हुए देखता है, जिसे बच्चा सही समझता है और वह इस तरह अपनी राय भी तैयार कर लेता है। इस स्थिति में किस तरह के समाजीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है? ऑप्शन ए माध्यमिक समाजीकरण, ऑप्शन बी समूह समाजीकरण, ऑप्शन सी सहकर्मी समाजीकरण, ऑप्शन डी प्राथमिक समाजीकरण। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी आंसर देख रहे हैं। साथी, इसका जो राइट आंसर होगा प्राथमिक समाजीकरण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मित्रों प्राथमिक जो समाजीकरण होता है वो हमारा जो परिवार होता है, जो दोस्त होते हैं, उससे प्रभावित होता है। हमारा परिवार प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, प्राथमिक समाजीकरण होता है, और द्वितीयक जो सेकेंडरी होता है वो किससे होता है? विद्यालय से होता है। आप सभी साथी इस बात को ध्यान रखें, परिवार दोस्त वगैरह जो आते हैं वो पर्यावरण इसमें प्राथमिक में आते हैं। और इस स्थिति में बच्चा क्या कर रहा है? माँ को देखकर समझकर एक राय तैयार कर रहा है, माँ जो व्यवहार कर रही है उसको देखकर। तो ये हमारे प्राथमिक सोशलाइजेशन से संबंधित है मित्रों। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन उद्दीपक नहीं है? ऑप्शन ए तापक्रम, ऑप्शन बी आवाज़, ऑप्शन सी हंसना, ऑप्शन डी रोशनी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, उद्दीपक क्या होता है? स्टिमुलस, वातावरण में उपस्थित वह वस्तु जो व्यक्ति को प्रभावित करती है, तो वो होता है हमारा स्टिमुलस अर्थात उद्दीपक। तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंसना जो है एक प्रकार से उद्दीपक नहीं है। ठीक है मित्रों, तापक्रम, आवाज़ और रोशनी तीनों उद्दीपक है, लेकिन हंसना जो है हमारा उद्दीपक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधि से स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि क्या है? एक आनुवांशिक विशेषक है, और उसमें बुद्धि के अंतर्गत हमारी जो मानसिक गतिविधियां हैं, स्मरण, तर्क, चिंतन, ये सब इसमें शामिल होते हैं। देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, बुद्धि को आप माप नहीं सकते क्या? परिमेय नहीं की जाने वाली, बुद्धि को हम माप सकते हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से ही नहीं, अपसारी रूप से भी सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ठीक है मित्रों, ये नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक आनुवांशिक विशेषक है और इसमें मानसिक गतिविधियाँ शामिल होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभिप्रेरणा का प्रेरक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए क्लार्क हल, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी मास्लो, ऑप्शन डी फ्रायड। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लार्क हल के द्वारा प्रेरक सिद्धांत। साथियों, प्रेरक को हम क्या कहते हैं? चालक सिद्धांत। और चालक न्यूनता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था मित्रों? क्लार्क एल हल के द्वारा। आप सभी साथी ध्यान देखिए, अब्राहम मैस्लो के द्वारा तो मांग पूर्ति का, आवश्यकता की जो मांग पूर्ति थी उसका सिद्धांत दिया गया था मित्रों। 5 आवश्यकताएं बताई गई थी, आप सभी साथी ध्यान रखें।
चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। साधन अनुकूलन किसका अन्य नाम है? ऑप्शन ए क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुकूलन, ऑप्शन सी अवशेष अनुकूलन, ऑप्शन डी सन्निहित अनुकूलन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। मित्रों जो साधन अनुकूलन नाम है वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन का नाम है। किसका नाम है मित्रों? क्रिया प्रसूत अनुकूलन का ही अन्य नाम है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मकता में किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी स्वली चिंतन, ऑप्शन डी आलोचनात्मक चिंतन। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। मित्रों जो क्रिएटिविटी से संबंधित होता है, क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया करना। क्या होता है? कुछ नया करना। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपसारी चिंतन। मित्रों क्या होता है अपसारी चिंतन में? जो बालक चिंतन करता है उसमें अपने अनुभव जोड़ता है। क्या जोड़ता है? अपने अनुभव के आधार पर तर्क वितर्क करता है, उसके आधार पर वो अपने विचार प्रस्तुत करता है। जबकि अभिसारी जो चिंतन होता है उसमें पहले से जो उसे ज्ञात है उन्हीं तथ्यों के आधार पर वो निष्कर्ष निकालता है, उसी के आधार पर चिंतन करता है। स्वली चिंतन में बालक क्या करता है? ख्याली पुलाव पकाता है। जैसे मैं रीट में मास्टर बन जाऊंगा, मास्टर बनने के बाद शादी करूंगा, इस प्रकार के ख्याली पुलाव पकाता रहता है। आलोचनात्मक चिंतन होता है, बालक इसमें एक वस्तु के दोनों पक्षों की तुलना करता है, इससे क्या लाभ है क्या हानि है, इस प्रकार के दोनों पक्षों की तुलना करके चिंतन करता है। तो आप सभी साथी जान रहे हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपसारी चिंतन। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर बल किस उपागम में डाला जाता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक उपागम, ऑप्शन बी फ्राइडियन उपागम, ऑप्शन सी मानवतावादी उपागम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके मुझे बताएं। साथियों जो आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मानवतावादी उपागम, जिसके प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो व कार्ल रॉजर्स थे। और मास्लो ने अपने सिद्धांत में, आप सभी को बता देता हूँ, 5 आवश्यकताएं बताई थी और उन 5 आवश्यकताओं में से जो अंतिम आवश्यकता थी वो आत्मसिद्धि की थी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानवतावादी उपागम। ठीक है साथियों, अगला जो प्रश्न है हमारा साथियों आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जिन व्यक्तियों में उच्च अभिप्रेरण, अधैर्यता, समय की कमी, जल्दबाजी करने आदि का इकट्ठे गुण होता है उन्हें व्यक्तित्व प्रकार में रखा जाता है। ऑप्शन ए टाइप ए में, ऑप्शन बी टाइप बी में, ऑप्शन सी टाइप सी में, ऑप्शन डी टाइप डी में। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएं। साथियों इसका जो आंसर है टाइप ए है, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को बता दूं टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था वो फ्रेडमैन तथा रोजनमैन ने किया था। आप सभी साथी नोट कर ले इस चीज़ को, बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रेडमैन तथा रोजनमैन। ठीक है मित्रों, इसके द्वारा टाइप ए और टाइप बी प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था। टाइप ए प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं उनमें धैर्यता, अधैर्यता मतलब धैर्य नहीं पाया जाता है, समय की कमी पाई जाती है, किसी भी कार्य को जल्दी करते हैं। और विशेषता आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, तनाव युक्त होते हैं, चिंतित होते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, मूडी होते हैं, अपनी जो इच्छाएं होती है, जो भावनाएं होती हैं उनके वशीभूत होते हैं, उदासीन होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, शंका करते हैं, दूसरों पर शंकालु होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, उग्र स्वभाव भी इनका होता है, आक्रामक होते हैं, अपने आप में ये परेशान रहते हैं और किसी काम के बुरी तरह पीछे पड़ने वाले होते हैं। अगर कोई काम सोच लिया तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं और किसी काम की पूर्णता या उसके परिणाम से संतुष्ट नहीं होते हैं ये कभी भी। बहुत अधिक आदर्शवादी होते हैं, समय के अनुसार अपने आप को बदलने में असमर्थ होते हैं, बदल नहीं पाते हैं और समय की पाबंदी, नियमों के पालन के प्रति अधिक चिंतित होते हैं। उच्च अभिप्रेरण होता है मित्रों, इसमें बस रीट की एग्ज़ाम आज ही होनी चाहिए इनके लिए, तो आज ही अध्यापक बना दे इनको एग्ज़ाम लगवा के। जबकि बी प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं वो क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं अभी टाइम और बचा हुआ है, 3 महीने अभी तो बहुत है, पढ़ लेंगे आराम से। इस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, तनाव से मुक्त होते हैं, कोई तनाव नहीं होता है, टाइप बी प्रकार की बता रहा हूँ मित्रों। चिंता मुक्त होते हैं, मस्त मौला होते हैं अपने आप में, सामान्य सी उपलब्धि है, अभिप्रेरणा रहते हैं, विश्वास करते हैं, धैर्य रखते हैं अपने आप पर। ठीक है मित्रों, ये थे हमारे टाइप ए और टाइप बी प्रकार के व्यक्तित्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके मुझे बताएं। ऑप्शन ए मनोमितिक परीक्षण, ऑप्शन बी प्रक्षेपी परीक्षण, ऑप्शन सी अप्रक्षेपी परीक्षण, ऑप्शन डी पारिस्थितिजन्य परीक्षण।
साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपी परीक्षण। आप सभी साथियों को बता दूं, व्यक्तित्व का परीक्षण करने की दो प्रकार की विधियाँ थी, प्रक्षेपण और अप्रक्षेपण। साथियों जो प्रक्षेपी विधियाँ थी वो जो अध्ययन करती थी, प्रक्षेपी विधियाँ वो किस प्रकार के मन का अध्ययन करती थी? अचेतन मन का अध्ययन करती थी। इसका अध्ययन करती थी मित्रों अचेतन मन का, और अप्रक्षेपी जो विधियाँ थी वो चेतन मन का अध्ययन करती थी। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है? ऑप्शन ए उपाअहम अर्थात ईड, ऑप्शन बी पराअहम अर्थात सुपर ईगो, ऑप्शन सी अहम ईगो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया है। आनंद नियम अर्थात सुख के नियम को कौन मानता है मित्रों? आप सभी साथी जानते हैं ईड जो होता है वो सुख से संबंधित होता है। पराअहम मूल्यों की अर्थात नैतिकता की बात करता है, नैतिक आदर्शों की बात करता है। और जो ईगो होता है वो व्यावहारिक होता है, वास्तविकता की बात करता है मित्रों। आप सभी साथी ध्यान रखें इस चीज़ का। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सामूहिक अचेतन की संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए युंग ने, ऑप्शन बी एडलर ने, ऑप्शन सी फ्रायर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा साथियों इसका। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युंग ने। साथियों आपको अंग्रेजी में युंग का जो नाम देखने को मिलता है वो JUNG देखने को मिल सकता है, कार्ल जुंग। ठीक है मित्रों, या युंग दोनों एक ही है। सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का जो प्रतिपादन किया युंग ने किया था। आप सभी को बता दूं, इन्होंने मानव मन की जो संरचना है उसको समझने के लिए युंग महोदय ने 3 प्रकार बताए थे, और 3 प्रकार जो थे आप सभी साथी नोट कर लीजिएगा, चेतन मन, और एक बताया था निजी मन अर्थात व्यक्तिगत मन भी इसको कहा था निजी मन को, और आखिरी जो बताया था सामूहिक अचेतन मन। ठीक है मित्रों, ये जो बताया था दूसरा आप सभी को बता दूं मैं। पहला तो इन्होंने बताया था चेतन मन, दूसरा बताया था निजी या व्यक्तिगत अवचेतन मन, और तीसरा जो बताया था इन्होंने ये सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। मित्रों जो सामूहिक अचेतन होता है वो समूह में होता है। इसमें व्यक्ति की जो निजी बातें होती है दुनिया की न रहकर सभी बातें अर्थात सभी पर लागू होने वाली होती है, किसी स्वयं पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। जो भी बातें होती है वो सभी पर लागू होती है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए युंग है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकलता है और थोड़े थोड़े समय पर लौटकर यह देखता है कि दरवाज़ा ठीक से बंद हुआ है या नहीं, तो इस तरह की मानसिक विकृति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रूपांतर हिस्ट्रिया, ऑप्शन बी मनोग्रस्ती बाध्यता, ऑप्शन सी दुर्भीति, ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनोग्रस्ती बाध्यता। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न साथियों आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सांवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? एक संवेगों के रूप से बुद्धिमान है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं हो सकती? ऐसे व्यक्ति दूसरों के संवेगों में भावों को ठीक से समझते हैं। ऑप्शन बी ऐसे व्यक्ति को आत्मन के बारे में उत्तम बोध नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरे के संवेगों एवं उनके व्यवहार को आपस में जोड़ सकने में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने संवेगों एवं अभिप्रेरणों पर पूरा नियंत्रण रहता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आत्मन के बारे में उत्तम बोध नहीं होता है, गलत कथन है। अपने आप के बारे में संवेगी रूप से बुद्धिमान व्यक्ति को पता रहता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न साथियों आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निरंतर तथा सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में करना, विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग द्वारा बच्चे का आकलन एक समयावधि के भीतर करना, समय समय पर बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, ऑप्शन डी परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न देना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग द्वारा बच्चे का आकलन एक समयावधि के भीतर करना। तो साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी को हमारे प्रश्न कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी साथी लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को सशक्त और मजबूत बना सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा।